हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक जो कि टैक्सोनॉमिकल एड्स है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टैक्सोनॉमिकल एड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब जो टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन किया गया है उन चीज़ों के आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग या क्लासिफिकेशन उन ऑर्गेनिजम्स को करने के लिए ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनिजम्स की, या वो भी ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म की आपको स्टडी करना है, जिनका आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन करना है, उस ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी आपको। उन ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा, सेव करके रखना पड़ेगा ताकि हम फ्यूचर में उनकी स्टडी कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों में मान लो आपको कोई एक ऑर्गेनिज्म है, लायन है, तो उसकी स्टडी करना है, तो आप जंगल में जा कर के तो स्टडी कर नहीं सकते कि हमेशा बैठे रहें उसके पास, वो आपको खा सकता है। मछलियों की स्टडी करना है तो आप समुद्र में जा कर के नीचे बैठ कर तो स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि पता लगा आप नीचे गए समुद्र में तो वहाँ पे हुआ क्या कि मछली ने आपको ही जो है खा लिया वहाँ पे, या कोई और आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई। अभी तो एक दुर्घटना घटी, आप देख ही रहे हो किस तरीके से टाइटैनिक का क्या हाल हुआ है, टाइटन का। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है उस ऑर्गेनिज्म को आप कलेक्ट करो, प्रिजर्व करके रखो ताकि उनकी फ्यूचर में स्टडी की जा सके। तो इसके लिए जो है बहुत सारे स्ट्रेटेजीज जो है टैक्सोनॉमिस्ट ने डेवलप की है कि जिस ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है आपको, उस ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से आप कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से आप उसको प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि आप उसकी स्टडी कर पाएँ। तो कुछ सारी टेक्निक्स यहाँ पे दी गई हैं, उन्हीं टेक्निक्स को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। और इन टैक्सोनॉमी की स्टडी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो पहला तो इसमें एक चीज़ दे रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो सबसे पहले क्या है कि एक्चुअल जिस भी प्लांट या एनिमल के आप स्टडी करना चाहते हो उसका स्पेसिमेन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इनका जो है फंडामेंटल स्टडीज जो है, सिस्टेमेटिक्स क्या है, इनका ऑर्डर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी कर सकते हो। और ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन में, नॉमेनक्लेचर में और क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म के। तो प्राइम सोर्स अगर आपसे पूछा जाए टैक्सोनॉमिक स्टडी का क्या है, तो वो है कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, और these are also fundamental to studies and essential for the training in systematics, and these helps in the identification, nomenclature and classification of an organism. तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में टैक्सोनॉमिस्ट ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेटजीज डेवलप कर रखे हैं। किसी भी पर्टिकुलर आपको अगर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है तो उसके लिए कुछ जो है टेक्निक्स इन्होंने बता रखा है। तो जिसमें पहली टेक्निक के बारे में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम जैसा कि आप लोग क्लासेस में क्या होता है, स्कूल में ले जाते हैं बच्चों को हर्बेरियम बनाने के लिए जो है बोला जाता है। ये हर्बेरियम सिर्फ उन्हीं स्पेसिमेन के लिए होता है, स्पेशली जो है जो कि ड्राइड हो, प्रेस्ड हो और प्लांट स्पेसिमेन। ध्यान दीजिएगा कि प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाएगा, उनको सुखाया जाए, क्योंकि अगर मान लो किसी पेड़ की पत्ती को आपको प्रिजर्व करके रखना है, पूरे पेड़ को तो आप प्रिजर्व करके रख नहीं सकते हो। तो क्या करें कि हम जो है हर्बेरियम में जो है पेड़ की पत्ती को ले लेंगे। तो पत्ती में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो उस पेड़ के बारे में बताती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके शरीर से ब्लड ले लिया जाता है तो कंप्लीट बॉडी में क्या मेटाबॉलिज्म चल रहा है, क्या सोडियम कम है कि ज़्यादा है, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स की चेकिंग हो जाती है, कोई इन्फेक्शन है तो उसकी चेकिंग हो जाती है। सारी चीज़ें ब्लड लेने से टेस्टिंग हो जाए। उसी तरीके से प्लांट के अगर हम लीव्स को ले लेते हैं तो वहाँ से बहुत सारी स्टडीज़ हो सकती हैं, लेकिन उन लीव्स में हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस होती है, वाटर होता है, तो जिसके वजह से अगर वैसे ही रख देंगे तो हो सकता है कि कंटामिनेशन हो जाए। तो इसके वजह से उन पत्तियों को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद रखेंगे हर्बेरियम फाइल में। और ये प्रिजर्व कहाँ किया जाता है, पेपर शीट्स के ऊपर प्रिजर्व किया जाता है। और इन पेपर्स जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो भी है
उसके हिसाब से इस पेपर को अरेंज किया जाता है। तो सबसे पहले पेपर पे लिखा जाएगा डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से किस जगह से इस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया गया है, किस डेट पे कलेक्ट किया गया है। उसके बाद नेम लिखो, उस स्पेसिमेन का नेम लिखा जाएगा इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज में और बॉटनिकल नेम, तीनों नाम लिखा जाएगा। फिर उसकी फैमिली लिखी जाएगी, किस फैमिली से बिलोंग करता है। फिर कलेक्टर का नाम, किसने कलेक्ट किया है उस स्पेसिमेन को, उसका नाम लिखा जाएगा। और ये हर्बेरियम जो है क्विक सिस्टम इन स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज, कि जल्दी से जो है आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कि कोई भी मान लो स्पेसिमेन आपने कलेक्ट किया है, आपने हर्बेरियम के शीट के ऊपर देखा तो उस पर डेट और प्लेस भी मेंशन्ड है, नेम भी मेंशन्ड है, फैमिली भी मेंशन्ड है, तो जल्दी हो जाती है स्टडी करने में। इस हर्बेरियम फाइल की जो साइज होती है 41.5 से 29 सेंटीमीटर हो सकती है, 11.5 इंटू 16.5 सेंटीमीटर हो सकती है। 11.5 मान लो कि ये 11.5 हो गया और ये जो है 16.5 सेंटीमीटर होगा, तो एक हाइट हो गया और एक विड्थ हो गया। तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं। और थिकनेस कितनी होती है, 700 टू 900 माइक्रोन्स तक की जो पेपर शीट है उसकी थिकनेस हो सकती है हर्बेरियम की। हर्बेरियम में किन चीज़ों का मोस्टली जो है प्रिजर्व किया जाता है स्पेसिमेन, वो है कोनीफर प्लांट्स हो गए, फर्न्स हो गए, मॉसेस हो गए, लीवरवर्ट्स हो गए, एल्गी, फंजाई और लाइकेंस। ये कुछ जो है प्लांट स्पेसिमेन प्लांट्स हैं जिनको हम लोग हर्बेरियम में प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन जैसे कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पे लिविंग प्लांट स्पीसीज को जो है कलेक्ट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बॉटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट स्पीसीज हैं, जबकि हर्बेरियम में ड्राइड हैं, प्रेस्ड हैं प्लांट स्पेसिमेंस, लिविंग नहीं है। वो लोग क्या किए गए हैं, डेड हो चुके हैं, फिर उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। बॉटेनिकल गार्डन का मेन पर्पस ये होता है कि जिस भी प्लांट की स्टडी हम करना चाहते हैं उसमें स्पेशली वो ग्रो कैसे कर रहा है और उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उन चीज़ों के बेसिस पे बॉटेनिकल गार्डन में प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। और उस प्लांट पे अगर लेवलिंग देखा जाए तो उस प्लांट पे बॉटेनिकल नेम रहेगा, साइंटिफिक नेम रहेगा और फैमिली रहेगी। जैसे आपको लोग कहीं किसी बॉटेनिकल गार्डन में घूमने जाते हो तो वहाँ पे प्लांट्स के ऊपर जो है उनका बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम लिखा रहता है और फैमिली लिखी रहती है। फेमस बॉटेनिकल गार्डन एक तो है क्यू है, जो कि इंग्लैंड में है, जिसका नाम है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। इंडिया में है, कोलकाता में, हावड़ा में इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। लखनऊ यूपी में है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एमबीजी है, माधवरम बॉटेनिकल गार्डन, जो कि चेन्नई में है, तमिलनाडु में। और इंडिया में टोटल 122 नोन बॉटेनिकल गार्डन्स हैं, जिसमें सबसे फेमस है AJCBIBG, हावड़ा में है। और एक और है फेमस वर्ल्ड वाइड जो है वो है लॉर्ड्स बॉटेनिकल गार्डन, जो कि दार्जिलिंग में है। लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन की बात करें तो वर्ल्ड में AGCBI बॉटेनिकल गार्डन इंडिया हावड़ा, जो कि कोलकाता में है, और इसका एरिया 109 हेक्टेयर्स टू लगभग इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। और इसको डिज़ाइन किया था रॉबर्ट किड विलियम रॉक्सबर्ग ने इसको डिज़ाइन किया हुआ था। और ये एक बहुत बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है। एक सेकंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बॉटेनिकल गार्डन्स में हम लोग जो है बहुत सारे प्लांट स्पीसीज को प्रिजर्व करके रखते हैं, और इसका अपना एक एडवांटेज होता है। एडवांटेज ये होता है कि जैसे किसी भी प्लांट को, वो एलाइव है, सबसे पहला काम तो ये है, वो जिंदा है, और उसके बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल जो है प्रोसेसेस को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इसके वजह से बॉटेनिकल गार्डन को प्रिफर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
अगर थोड़ा सा एक चीज़ और की बात करें तो एक चीज़ और है इसमें कि ये जो फेमस हावड़ा में जो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है उसका नाम है AGCBI बॉटनिकल गार्डन। इसका फुल फॉर्म होता है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन। और ये है कहाँ पे? ये शिवपुर हावड़ा में है। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। हावड़ा में भी कहाँ पे है? ये शिवपुर में। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इन बॉटनिकल गार्डन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बॉटनिकल गार्डन्स में हम किस तरीके से स्पेसिमेन को जो है स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं वो तो हमने देख लिया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत ये है कि एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। मीन्स दैट कि मान लो कि कोई एक यहाँ पे प्लांट है, ये अर्थ का कोई एक पार्ट है और ये एक दूसरा पार्ट है। मान लो ये है ये यूपी है, यूपी ईस्ट है, और ये मान लो कोलकाता है। तो कोई ऐसा प्लांट जो कोलकाता में पाया जाता है और उसको यूपी में लाना है, तो उस प्लांट, यहाँ पे क्लाइमेट कुछ और है, हो सकता है, और यूपी में मान लो कुछ क्लाइमेट और हो सकता है। तो यहाँ से प्लांट को लिया गया, इस प्लांट को यहाँ से लेंगे और इस प्लांट को ला करके इस दूसरे स्थान पे क्या करेंगे? हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो अब यहाँ पे प्लांट तो आया, एक्चुअल में क्या था कि पहले तो इसका नेटिव प्लेस ये था, लेकिन अभी ये वाला प्लेस हो गया है। तो यहाँ पे इसका ये नेचुरल इन्वायरमेंट यहाँ पे मिल रहा था। तो अब ये नेचुरल इन्वायरमेंट यहाँ पे मैन के द्वारा जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि इस प्लांट की को यहाँ पे ग्रो कराया जाए, प्लांट रिप्रोडक्शन करें और सारी स्पीशीज को और सारे प्लांट्स को जो है ये प्रोड्यूस करें। हो सकता है इसका एक बेनिफिशियल ये है कि हो सकता है कि कोई एक जगह है जहाँ पे एक ही प्लांट है, वो सिंगल स्पीसीज बची हुई है प्लांट की, उसको हम लोग अपने यहाँ लाए, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको जो जिस नेचुरल इन्वायरमेंट में था वहाँ से उठा के लेकर आए अपने यहाँ और यहाँ पे उसको ग्रो करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक ही प्लांट बचा था धरती पे, अब वो धीरे धीरे खत्म हो जाता, तो इसको बचाने के लिए हमने क्या किया, एक दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया और यहाँ पे उसका नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया। उसके बाद इसको जो है ग्रोथ और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग घूमने जाते हैं बाहर, तो उसके बाद वहाँ पे लिखा होता है, जैसे हम लोग हाथों से पेड़ पौधे उखाड़ते रहते हैं, छोटे छोटे पेड़ों को, तो वहाँ पे कई बार लिखा रहता है, कभी भी आप बॉटनिकल गार्डन में घूमने जाओगे तो क्लियर वहाँ पे लिखा रहता है कि आप जो पौधे यहाँ पे हैं उनको आप टच मत कीजिएगा, मत उनको जो है नुकसान पहुँचाए, क्योंकि ये सिंगल पौधा है कि लाइव अर्थ पे जो कि बचा हुआ है। तो अगर आपने इसको नुकसान पहुँचाया तो ये मर जाएगा, और मर गया फिर इसकी स्टडी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बॉटनिकल गार्डन्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, नेक्स्ट आता है म्यूज़ियम। आप लोगों ने बहुत बार म्यूज़ियम में विजिट किया होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में म्यूज़ियम बनाए जाते हैं मोस्टली, और यहाँ पे प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल्स को रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। जैसे जार में जैसे प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन रख दिया कुछ, और उसके बाद जो भी है प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनको उठा करके उस जार में रख दिया जाता है। उस सोल्यूशन में होता क्या है? फॉर्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड को का एक सोल्यूशन जो होता है वो फॉर्मेलिन होता है। और इसी फॉर्मेलिन में क्या है कि बहुत सारे टाइम्स आप लोग जो है देखे होंगे कि जैसे स्पॉटिंग में स्कूल में रखा जाता है, कॉलेज में, कि स्पेसिमेन रखे जाते हैं, जैसे प्रॉन हो गया, प्रॉन मछली हो गई, तो उसको रख देते हैं, तो जिस सोल्यूशन में रखते हैं उसको फॉर्मलिन बोलते हैं, और ये एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है ताकि ये बहुत सालों तक खराब ना हो। बॉक्सेज में भी रख सकते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह को बॉक्सेज में रखते हैं, उनको मारते हैं, फिर उसके बाद उनके हाथ पैर को ऐसे टांग के उन पे पिन लगा देते हैं। लार्ज एनिमल्स को भी रखा जा सकता है, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स को स्टफ्ड करके, जिस तरीके से गुब्बारे में हवा बांध के रखते हैं उसी तरीके से जो है इनके इनसाइड का जो स्केलेटन सिस्टम उसको निकाल के उसके बाद उसमें जो है स्टफ्ड कर दिया जाता है। और बहुत सारे स्केलेटन को जो है आप लोग बायोलॉजी लैब में देखे होंगे, एक भूतिया कंकाल की तरह जो है खड़ा रहता है, सारी हड्डियां उसमें दिखती रहती हैं, तो वो स्केलेटन भी है एनिमल्स का, इसको भी म्यूजियम में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क।
क्वेश्चंस इन सब जगहों से क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट में मैं ऐड करूंगा तो आपको दिखेगा, अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। लेकिन अभी के लिए ध्यान से समझते चलिए, स्किप करके वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा। जूलॉजिकल पार्क है। जूलॉजिकल पार्क में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन किया जाता है, जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका कलेक्शन किया जाता है। प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट होता है ह्यूमन केयर के अंदर। और यहाँ पे हम इनके बिहेवियर और फूड एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क्स हेल्प्स इन द लर्निंग अबाउट देयर बिहेवियर एंड देयर फूड एक्टिविटी विच आर प्रिजर्व्ड इन द जूलॉजिकल पार्क्स अंडर द ह्यूमन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। जूलॉजिकल पार्क में जो कंडीशंस होती हैं वो एनिमल्स के नेचुरल हैबिटाट से एकदम मिलती जुलती कंडीशन उनको रखा जाता है। क्योंकि अभी हम लोग इंडिया में हैं, सडनली अगर हमको हिमालय भेज दिया जाए तो हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट दूसरा है, वहाँ का हैबिटाट दूसरा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जिस भी जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हमको उस तरीके का इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें हम आज तक रहते आए हैं, और धीरे धीरे फिर उसके बाद जो है एडेप्टेशन होता है। तो इसी तरीके से किसी भी लिविंग एनिमल को अगर हमने जो है लाया जूलॉजिकल पार्क में, तो सबसे पहले उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि किया भी जाता है। और दूसरा उसके बाद फिर आता है एक की क्या है कि ये तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को स्टडी करने का कोई बहुत बेस्ट तरीका नहीं है। ये कुछ ऐसा तरीका है जैसे खुद के हिसाब से हम क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं, उसी के हिसाब से आंसर देते हैं। तो ये एक बुकलेट है सिंपली कहा जाए तो, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और उनके अल्टरनेट्स हैं, जो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल और एक चीज़ देख लीजिए कि ये एनालिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्टफुल नहीं है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये नहीं दे सकते हैं। इनमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो लीड होता है, दूसरा कपलेट होता है। लीड और कपलेट क्या होता है हम देखते हैं। तो लीड और कपलेट में कुछ नहीं है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 4 प्रकार के जो है जीव हैं। एक तो हो गया बर्ड्स, ह्यूमन, फिश एंड क्रोकोडाइल। अब इनको अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। एक जगह है जहाँ पे चारों ये जीव रहते हैं ऑर्गेनिज्म, अब इनको जो है डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम अपने दिमाग में अपने से एक क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या ये वाटर में रहते हैं। क्वेश्चन हमने बनाया तो आंसर आया कि यस और नो। अगर यस है तो वहां पे फिश और क्रोकोडाइल वाटर में रहते हैं, नो आया तो ह्यूमन है और बर्ड्स आ गया। तो एक्चुअली ये जो पहला क्वेश्चन बनाया गया इसको बोलते हैं लीड, और जो दूसरा ये यस और नो का आंसर आया ये होगा कपलेट। अब वापस डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब फिर कैटेगराइजेशन करेंगे, क्या इनके पास हार्ड स्केलेटन है, यस नो। अगर यस आया तो क्रोकोडाइल के पास हार्ड स्केलेटन होता है, नो आया तो फिश हो गई। उसी तरीके से बर्ड्स और ह्यूमंस को डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे हमने फिर एक क्वेश्चन अपने मन से डिजाइन किया, डू दे हैव फीदर्स। अगर यस आया तो बर्ड्स हो गई, नो अगर आया तो ह्यूमंस आ गया। तो ये जो आया यस नो ये कपलेट हुआ, और ये जो क्वेश्चन रेज हुआ इसको लीड बोलते हैं। तो की में कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है एनिमल्स को, या प्लांट्स को भी कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। अब नेक्स्ट आता है एक टर्म दिया हुआ है, एक एक लाइन का टर्म है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक तो फ्लोरा है, मैनुअल्स है, मोनोग्राफ है, कैटालॉग्स है। ये सब एक एक लाइन के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर दे के जाते हैं। फ्लोरा का मतलब ये होता है कि ये मोस्टली प्लांट स्पीसीज को स्टडी करने के लिए किया जाता है। कि मान लो कि ये इतनी बड़ी हमारी अर्थ है, इतनी बड़ी अर्थ में किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट्स पाए जा रहे हैं, मोस्टली एक पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप के प्लांट हैं, कितने प्लांट हैं, उन सब चीज़ों की स्टडीज को फ्लोरा बोलते हैं। कंटेनिंग स्पीसीज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया मोस्टली फॉर प्लांट स्पीसीज।
कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप के जो है स्पीसीज पाई जाती हैं, उनकी स्टडी मोस्टली किसके अंदर होता है, फ्लोरा के। मैनुअल्स के अंदर क्या होता है कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। मान लो कि ये इतने बड़े अर्थ है, ये छोटा सा पोर्शन है अर्थ का, पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप की स्पीसीज को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो मैनुअल्स के अंदर आ जाता है। दूसरा मोनोग्राफ होता है कि यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट नॉलेज इंफॉर्मेशन है, टैक्सॉन। मान लो एक बुक है, इस बुक पे होमो सैपियंस लिखा हुआ है, तो हमको पता है कि होमो सैपियंस क्या है, एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है कि जिसमें ह्यूमन बींग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। दूसरी बुक है मान लो ट्राइटिका मेस्टिवम की, तो हमको पता है ट्राइटिका मेस्टिवम क्या है, तो हमको पता है वीट के बारे में बताया गया है। तो कंप्लीट जो है एक टैक्सॉन, होमो सैपियंस मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स है सबके बारे में स्टडी हमको इसी बुक से मिल जाएगा। तो कुछ तरीके इसको बोलते हैं मोनोग्राफ। मोनो मतलब सिंगल, ग्राफ मतलब कि एक चित्र में सारी चीजें आपको समझ में आ जा रही हैं। दूसरा कैटालॉग्स होता है कि जैसे कैटालॉग्स में क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, डिक्शनरी में जैसे दिया रहता है कि अगर आपको जिब्रा के बारे में खोजना है कि जिब्रा कहाँ पे होता है, तो डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग दी होती है। तो लेकिन जिब्रा को खोजने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप पहले जेड से स्टार्ट होने वाले लेटर्स पे जाएंगे, फिर उसके बाद जेड के बाद ई से स्टार्ट होने वाले लेटर्स पे जाएंगे, तो उसके बाद आपको एक जिब्रा बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं सारी चीज़ें, और इस कैटालॉग्स की हेल्प से हम बहुत ही कम समय में किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है टैक्सोनॉमिस्ट ने डेवलप किया है, ताकि जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हमको स्टडी करना है तो हम स्पेसिफिक और करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ उस ऑर्गेनिज्म तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं, कैसे स्टडी कर सकते हैं। कुछ को हमने हर्बेरियम में रख दिया, कुछ को बोटेनिकल गार्डन में रख दिया, कुछ को म्यूजियम में रख दिया, कुछ को जियोलॉजिकल पार्क में रख दिया, कुछ जो ऑर्गेनिज्म बचे खुचे रह गए थे उनके बारे में स्टडी नहीं हो पा रही थी तो की के बारे में की दे दिया, की में जो है लीड और कपलेट दे दिया, फिर उसके बाद फ्लोरा दे दिया, मैनुअल दे दिया, मोनोग्राफ दे दिया, कैटालॉग्स दे दिया, कि आपको स्पीसीज को पढ़ने में, उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो ये सब था जो है लिविंग वर्ल्ड में ये चीज़ें जो भी दी गई थी इसके बारे में। एक्चुअली ये एक स्टार्टिंग था, किस तरीके से जो है ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, किस तरीके से उनकी स्टडी की जा सकती है, उन सब के ओवरऑल के लिए ये वाला चैप्टर था। तो इसमें हमने देख लिया, और इस चैप्टर से, इस वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए नीट में। क्वेश्चंस को ऐड कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं, जहाँ से आपके जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व होंगे, और आने वाले भी क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे तो वो भी आपसे सॉल्व होंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।